गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नाश्ता करके नहीं आए क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, अब आवाज आई जरा अच्छे से। तो पहले मैं सोच रहा था कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, फिर मैं पूछूंगा कि आप कौन, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन। तो अभी मैं अंदर आ रहा था तो कुछ बच्चे बोले हम डेमो वाले हैं, और मैंने कहा भाई डेमो वाले बच्चे आए हैं तो पहले मुझे अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो कि वो डेमो पूरा सुने देखे बिना भाग जाए। तो यू नीड टू नो दैट यू आर इन राइट हैंड्स। आपको मैं पहले फटाफट अपने बारे में बता देता हूँ। ये मैं हूँ तरुण महाजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड जब मैंने सीए किया था तब आप पिछले जन्म में पता नहीं क्या थे, वो मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आप क्या थे। पहले इंसान थे, स्वर्ग में थे, नर्क में थे, डॉग थे। इट वॉज ईयर 1999। यू वर बॉर्न इन 2006। 2006 हाथ उड़ाना जरा। ओके। 2005 और 2004 भी हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले कुछ होंगे ना। ओके ओके। 2007 तो नहीं आ गया कोई? ओ माय गॉड, छोटे बच्चे भी क्लास में आ चुके हैं। ओके ओके। तो ये जो हाथ उठे थे उनसे मीडियन जो निकलता हुआ दिख रहा है वो तो 2006 दिख रहा है। ओके, सो आई डिड सीए इन 1999। देन एक कोर्स इंस्टीट्यूट कंडक्ट करती है जिसको बोलते हैं डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट। ये मैंने खूब पढ़ा था, खूब रटा था, और मैं बॉर्डर लाइन पे पास हुआ था इसमें, और उसके बाद इसको कभी यूज नहीं करा, और अब तो मैं भूल भी गया कि इस कोर्स में पढ़ा क्या था। देन आई डिड CFA इन ईयर 2008। CFA जानते हो ना क्या होता है? इट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जब आप सीए करते हो तो आप ऑडिटिंग सीखते हो, टैक्सेशन सीखते हो, फाइनेंस सीखते हो, लेकिन CFA प्योरली स्पेशलाइजेशन किसका होता है? फाइनेंस का। CA ICI करवाता है और जिसकी सिग्नेचर सिर्फ इंडिया में वैलिड होती है, लेकिन CFA एक US इंस्टीट्यूट कराती है और अक्रॉस द ग्लोब उसका रिकॉग्निशन होता है। तो इन ईयर 2008 जब मैंने CFA किया, दोज डेज ये कोर्स उतना पॉपुलर नहीं था। सो व्हेन आई डिड CFA देयर वर लेस देन 400 CFA चार्टर होल्डर्स इन इंडिया। अभी कितने? अभी भी 4-5 हजार होंगे आई गेस, बहुत सारे तो नहीं होंगे। सो व्हेन आई डिड इट पूरे देश में केवल 400 CFAs थे। एंड दिस इज अ फैंटास्टिक कोर्स। आप में से किसी भी बच्चे को अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है तो CA इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप भी प्लान कर सकते हो कि आपको CFA करना चाहिए अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो। कितने लोगों को मैथ स्टेट्स अच्छा लगता था फाउंडेशन में? ओके, कम हाथ उठे। और कितने लोग लगता था कि हे राम ये कटे तो मैं इंटर में आ जाऊं एक बार? ओके। और बाकी लोगों का ऐसा ओके ओके कि है तो पढ़ लिया। एक्चुअली फाइनेंस जब आप पढ़ते हो ना तो इट्स प्योरली लॉजिक, और मैथ स्टेट्स DILR अगर आपको अच्छा लगता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो ये बताता है आपको कि आपको जो लॉजिक वाली चीजें हैं वो पसंद है, और फाइनेंस जो है वो इट्स प्योर लॉजिक। तो जिन लोगों को मैथ स्टेट्स अच्छा लगता था उनको डीप डाइव करने की इच्छा होगी फाइनेंस के अंदर। जिनको बुरा लगता था उनको फाइनेंस फिर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनेंस प्योरली मैथ्स तो नहीं है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें हम लोग सीखते हैं। देन इन ईयर 2009, सो आई एम स्टिल स्टडिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस एक बार CA बन जाऊं उसके बाद मेरे जीवन में पढ़ाई नाम की चीज खत्म हो जाएगी, तो 1999 में मैंने CA किया था, और 2019 यानी उसके 20 साल बाद भी मैं पढ़ रहा था। एंड 20 नहीं, कितने हो गए यार, बहुत सारे हो गए। हाँ 20 ही हुए। उसके 20 साल बाद भी मैं पढ़ रहा था। आई वॉज स्टिल स्टडिंग and I did this course which is called registered valuer, and I do practice as a registered valuer also। तो देश भर में किसी भी प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने होते हैं तो पहले उनको एक वैल्यूएशन करवाना पड़ता है कि हमारा शेयर कितने का है। आई डू दैट फुल टाइम, दैट्स माई प्रोफेशन, आई प्रैक्टिस इट। फिर अभी पिछले साल फिर मैंने पढ़ाई करी, एंड दैट वाज ईयर 2023, and I qualified one more examination which is called Certified Valuation Analyst। अगेन ये एक कोर्स है जो कि एक US बॉडी कंडक्ट करती है,
और अगर एक बार आप इस कोर्स को कर लें तो यू आर एलिजिबल टू डू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2024 में फिलहाल मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अब पता नहीं कोई कौन सी ईयर में आई विल डू दिस। सो आई डू प्रैक्टिस फाइनेंस एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ सेवरल कमिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश में जब भी कोई कानून बनता है तो आपने जो बच्चे अर्ली बर्ड वाले उन्होंने देखा पढ़ा होगा कि कानून बनने की प्रोसेस क्या है। गवर्नमेंट पहले एक बिल ड्राफ्ट करती है, उस बिल ड्राफ्ट करने के पहले भी गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है। गवर्नमेंट कैसे अपने मन से थोड़ी लिख सकते हैं कि भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कंपनी लॉ बना दो। कैसे मालूम करें कि भाई देश में प्रॉब्लम्स क्या है, रेगुलेट कौन सी चीजों को करना है, कानून में लिखें क्या, जो प्रॉब्लम आ रही होगी उसी को लेकर के रूल्स बनाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉ बनाने के पहले एक कमिटी सेटअप करती है। तो गवर्नमेंट ने वैल्यूएशन को लेकर के अभी तक 4-5 अलग अलग कमिटी सेटअप करी है कि वैल्यूएशन को लेकर के इंडिया में लॉ क्या होना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज कमिटीज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। हमने स्टडी किया, हमारा एक्सपीरियंस उसके अंदर डाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन दी कि इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन सब के अंदर वैल्यूएशन से रिलेटेड सेक्शंस में क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। तो दिस इज मी, और इसको देख करके आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल अभी फिलहाल आप ही के जैसा हूं, लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। सो आई कीप डूइंग स्टफ। एक बार सिर पे जुनून सवार हुआ कि यार पढ़ते पढ़ाते तो जिंदगी निकल जाएगी, तो क्या करें। तो आई स्टार्टेड रनिंग अ मैराथन, जो मुझसे ठीक से वॉक भी नहीं किया जाता था, और 1 किलोमीटर दौड़ लो तो ऐसा आता था कि दिल निकल के मुंह में आ जाएगा। तो आई प्रैक्टिस फॉर होल 1 ईयर एंड ran दिस मैराथन। आप में से कोई रनिंग करता है? एनीबडी? अरे वाह, वेरी नाइस। और स्पोर्ट्स में स्कूल में कुछ तो खेले होंगे आप लोग। कितने लोग होते हैं स्पोर्ट्स में, ऐसे कंपल्शन में, मजबूरी में नहीं, मतलब अपने मन से खेला हो स्पोर्ट्स, ऐसे कितने लोग हैं? अरे सो मेनी पीपल। तो आप समझ सकते हो काफी मेहनत लगती नहीं। तो आई डिड दिस, पुरानी बात हो गई हालांकि, नाउ डेज आई डोंट रन टू मच। फिर देन आई स्टार्टेड अ साइकिलिंग क्लब इन इंदौर। एक बॉडी है जिसको बोलते हैं अडॉक्स क्लब पेरिसियन, फ्रांस की एक बॉडी है जो पूरी दुनिया भर में साइकिलिंग इवेंट करवाती है। उसकी एक फ्रेंचाइजी इंडिया में, तो हम लोग साइकिलिंग इवेंट करते हैं। आई स्टार्टेड दिस, 200, 300, 400, 600 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है नॉन स्टॉप। आई डिड दिस। आई कीप डूइंग स्विमिंग एंड अदर स्टफ ऑल्सो। तो दिस इज अबाउट मी। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी इंटरमीडिएट में, एंड आई विल ऑल्सो टीच यू कंपनी लॉ। और फाइनल तो आजकल लाइव क्लासेस का ज़्यादा चलन नहीं है, पेन ड्राइव मोड पे ज़्यादा चलता है। तो फाइनल की पेन ड्राइव के अंदर मैं आपको बैठा हुआ मिलूंगा, एंड दैट इज द सब्जेक्ट इज AFM, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा कम से कम, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको भी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का कोर्स करना है और आप जाकर के ICAI की एक सब्सिडरी में पढ़ने पहुंचोगे, ICAI RVO, रजिस्टर्ड वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन, तो आई एम फैकल्टी ओवर देयर, और मैं आपको फिर उस समय पढ़ाता हुआ मिलूंगा वैल्यूएशन। और शायद उसके बाद आप CVA करने की सोचो अमेरिकन, तो वहां पे भी मैं किसी फोरम पे आपको पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। तो डोंट वरी, आपकी मेरी ये जर्नी आज से शुरू हुई है और अगले कम से कम 10-15 साल तक तो चलने वाली है। सो व्हेन आई टीच वैल्यूएशन, तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो 3 साल से लेकर के 30 साल के एक्सपीरियंस तक के होते हैं। हालांकि जब आपको 30 साल का एक्सपीरियंस होगा तब तक तो मैं होऊंगा ही नहीं। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। हमारी जर्नी आज स्टार्ट हो रही है एंड इट विल टेक अ लॉन्ग पाथ। हम लोग काफी लंबे समय तक साथ में आगे पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा आप लोगों के बारे में भी समझते हैं बिफोर आई स्टार्ट। तो डायरेक्ट एंट्री वाले कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? ओके, 1 2 3 4 5, आप लोगों के नाम नंबर मैं कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जब हम FM पढ़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे फाउंडेशन से पढ़ के आए हैं ना, उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पढ़ा है क्या? है ना, वो पूरा हमको यहाँ पर काम में आता है। तो या तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री वालों को बिठा के थोड़ा सा अलग से पढ़ा दूंगा, या आप कुछ वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूंगा सो देट आपका एक बेस बन जाए और आप फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के साथ में एट पार आ जाए। ओके, फाउंडेशन, अब तो रिजल्ट सबका आ गया है, तो 200 से लेके 210 तक जितने बच्चों के मार्क्स आए जरा हाथ उठाओ। फाउंडेशन
अरे वाह, बहुत जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आपका भगवान में विश्वास बढ़ गया होगा, इजंट इट, कि एग्जैक्ट 200। अरे वाह भाई, जोरदार जोरदार। क्या नाम है आपका? अर्पित माली। अर्पित, 200 पे कैसा फील करा आपने जब रिजल्ट आया था? वाह, मजा आ गया नहीं? और जाके सबसे पहले कौन से भगवान के मंदिर गए, दर्शन करें? घर के ही मंदिर में कि हे भगवान बचा लिया, अगर एक नंबर इधर होता तो गया था। राइट राइट। मतलब मैं कह रहा हूं कि आपके 350 भी आए हैं तो क्या ही उखाड़ लिया, आए तो इसी क्लास में हो आप। अर्पित ऐसा सोच रहा है, हाँ? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि ठीक है, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है, मैं भी यही हूँ तुम भी यही हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। 200 मतलब 200 पे पास होना तो चलो। अब इसका अपन रिवर्स वाले साइड पे देखते हैं। 280 टू 300, 280 टू 299 स्कोर करने वाले, आर देयर एनी पीपल? 280 टू 299। ओके, एक एक सम बात करते हैं यहाँ पे। आपके क्या नाम है? कनन। कितने मार्क्स है कनन? 296। तालियां कनन के लिए जोरदार। एक बार अपनी प्लेस पे खड़े होकर के बोलोगे तो सब लोग आपको थोड़ा सा शायद देख भी पाएंगे। ऐसे पीछे हाय कर दो सब, हाय। ओके। और 282 टू 99 में आपका क्या नाम है? वंश। वंश जय सिंघानी। कितने मार्क्स है? 287। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वंश। बैठ जाओ बैठ जाओ, कनन और वंश बैठ जाओ आप। उमेश छाबड़ा। हिमेश, हिमेश कितने मार्क्स है हिमेश? 298। जोरदार। आपको लग रहा होगा कि 2 नंबर और आते तो मैं 300 हो जाते हैं, नहीं? हाँ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। ओके, और कोई? हाँ, पीछे स्टैंड अप प्लीज। 285। क्या नाम है आपका? चितिशा। ओके चितिशा, राउंड ऑफ अप्लॉज। अरे यार, तालियां बजाने में बच्ची इतने नंबर लाई यार, तुम तो ताली तक नहीं बज रही है, कैसे आलसी लोग हो यार तुम लोग। ओके, प्रफुल्ल पांडे जी के भी एकदम 200 नंबर है। प्रफुल्ल, आपके लिए मैं बजा देता हूँ ताली यहाँ पे, जोरदार। अच्छा, ऑनलाइन में काफी सारे स्टूडेंट है, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। ओके ओके, फैंटास्टिक। और भावना के 296 हैं, भावना के लिए भी जोरदार तालियां। अब 300 एंड अबव, हाथ उठा दो जरा फटाफट। 1 2 3, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। 305। नाम बताओ। नियति, नियति महाजन। 305। तालियां नियति के लिए। और कौन है? कुणाल। कुणाल कितने मार्क्स आपके? 302। कुणाल के लिए जोरदार तालियां भाई। और कौन है? स्टैंड अप प्लीज। 303। क्या नाम है आपका? राहुल विश्वकर्मा। राहुल के लिए जोरदार तालियां। सारे स्टूडेंट आए ही नहीं यार, ये बहुत सारे बच्चों के नाम पढ़े थे मैंने तो, इतने नंबर आए उतने आए, अभी तक सब दिवाली मना रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके, फैंटास्टिक। और 12th में 90% एंड अबव, जरा हाथ उठाएंगे आप? हे राम, क्लास भरी पड़ी है इन सारे बच्चों से, शर्म नहीं आती तुमको इतने नंबर लाते हुए? 90% एंड अबव। और कोई 95 टू 100 किसी सब्जेक्ट में स्कोर करे हो 12th में? ओ, तो 100 वाले कितने, जरा किसी भी सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर लियो? ओहो, कौन सा सब्जेक्ट था वो? इकोनॉमिक्स में कोई कैसे 100 ला सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक बार मैथ्स में आ जाए तो मुझे समझ में आता है। कॉपी चेकर ने बेचारे ने कम से कम 3 बार चेक करा होगा, कहीं से तो नंबर काट दूं इसके में। क्या नाम है बेटा आपका? सुहानी। इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स। कौन सा स्कूल से पढ़े हो आप? यहां इंदौर में ही है? कहां के हो आप? विदिशा के हो? अरे वाह, जोरदार तालियां भाई। सटा। कितने बच्चों ने कभी अपने क्लास में 9, 10th, 11th, 12th में से किसी एक क्लास में टॉप किया था अपनी क्लास में? हाउ मेनी ऑफ यू? हे राम, कितने सारे, सब ये अचीवर्स ही अचीवर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे तो। मतलब तालियां भाई इनके लिए भी जोरदार। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने किसी में भी हाथ नहीं उठा पाया, अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, अब आप जब फाइनल पढ़ रहे होंगे तब आपसे कोई उठवाएगा कि इंटर में कैसा था, तो आप बोलोगे ऑल इंडिया रैंक,
तब फिर मजा आएगा ना। फाउंडेशन में तो ऑल इंडिया रैंक देते नहीं है, इंटरमीडिएट में आपके पास में ये चांस है कि आपके ऑल इंडिया रैंक आए। बट आई डोंट थिंक कि आपको मतलब बहुत पढ़ना चाहिए ईमानदारी से, बट रैंक की या मार्क्स की रेस में नहीं होना चाहिए आपको। आपको ऐसे पढ़ना चाहिए कि आपको बातें समझ में आए, रियल लाइफ में आप उनको अप्लाई कर सकें, और किसी क्लाइंट को पैसा बचा के दे सकें या किसी क्लाइंट को पैसा बना के दे सकें। किसी को 50-100 करोड़ रुपए बना के आप दोगे तो 5-10 करोड़ रुपए वो आपको दे देगा। आप बोलोगे मेरी ऑल इंडिया रैंक के ऊपर मेरे को आता कुछ नहीं है, तो फिर किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको बात समझ में आती है, रियल लाइफ एप्लीकेशन आता है, तो फिर वो बात इंपॉर्टेंट है। देखो टीचर्स का तो यही काम होता है कि मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, मार्क्स लाओ, रैंक लाओ। मैं भी बोल दूंगा ऐसे बीच बीच में, बट डोंट माइंड इट। आप पढ़ाई बहुत करो जोरदार तरीके से, लेकिन ऐसा पढ़ो जो कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले जरा अपना फोन निकाल लो आप और एक ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। कौन सा चला गया भाई? सितंबर 25। स्कैन कर लो उसको, मैं हट जाता हूं उधर से। सितंबर 25 FMCL। भाई इधर मैं ऑनलाइन में पढ़ना भूल गया। अकाउंट्स में 100 है निर्मल खंडेलवाल के लिए। निर्मल जोरदार तालियां। अकाउंट्स में 100 मार्क्स 12th में। गरिमा 12th टॉपर हैं, सौरभ 12th टॉपर हैं, राधिका शर्मा के बिजनेस स्टडीज में 100 मार्क्स हैं, नव्या मुंद्रा के 99 मार्क्स हैं। माय गॉड, ये अकाउंट्स में 100 वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं। सौरभ खंडेलवाल, निर्मल खंडेलवाल, प्रशांत राजपूत, तनिष्का सक्सेना और वैदिक जैन के तो इकोनॉमिक्स में भी 99 मार्क्स हैं। नंदिता जैन 11th एंड 12th टॉपर है और अनोखी अग्रवाल भी 12th टॉपर है। दिस क्लास इज गोइंग टू बी रियली कॉम्पिटिटिव। सारे अचीवर्स ही अचीवर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे और मजा आएगा। देखो अपने आसपास अगर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हों तो अपने लिए एक बेनिफिट होता है। आपको हमेशा एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने के लिए। तो दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। चलो ज्वाइन हो गए क्या इसके ऊपर आप? एवरीबडी, किसी को दिक्कत आ रही है? कौन ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? ओके इस ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे तो इसमें कुछ मैसेज मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, वो दिख रहे हैं क्या आपको? वो नहीं, पुराने मैसेज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वापस से पोस्ट कर देता हूं। इसके बाद में आपको एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए भी मैं बोलूंगा। गिव मी अ मोमेंट। सब लोग ज्वाइन हो गए हो तो मैं इस पे वापस से पोस्ट कर देता हूं। वैसे मैंने उस पे यार लिखा था कि आप पुराने मैसेज देख सकें, ऐसी सेटिंग में किया तो था मैंने। आई डोंट नो ऐसे क्यों नहीं दिख पा रहा है वो। चैट हिस्ट्री, अच्छा हिडन हो गई चैट हिस्ट्री। आई एम सॉरी, विजिबल कर देते हैं। अभी देखना जरा रिफ्रेश करके, पुराने मैसेज कुछ देख पा रहे हो क्या आप? अच्छा अब पोस्ट करूंगा तो दिखेंगे या तो। ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक मिनट, मैंने अभी इसको आगे आकर के स्कैन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे, यहां चल करके आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ मैसेजेस वापस से पोस्ट कर देता हूं ग्रुप पे। सब ज्वाइन हो गए हो अगर, तो मैं फिर से मैसेज पोस्ट कर रहा हूं। आगे आके कर लो स्कैन अगर नहीं हो पा रहा है तो। देखो अभी मैंने एक मैसेज पोस्ट किया है, उसमें एक ऑरेंज आइकन में FM लिखा हुआ आ रहा होगा। चेक दैट। डेटा ऑन कर लेना तभी हो पाएगा ये सब। कुछ महान लोग ऐसे भी बैठे होते हैं कि डेटा ही ऑन नहीं करा, उसके लिए बोलेंगे तू हॉटस्पॉट दे।
आपको मिला क्या है, या फिर आप सिंपली iOS वाले कितने भाई यहाँ, एप्पल, ओके, तो आप लोगों को यहाँ एक बैच कोड भी मिलेगा और ये लिंक से ही आप ज्वाइन कर पाओगे। एक ऐप है तरुण महाजन ऐप, और बाकी एंड्रॉइड वाले तो सिंपली अगर ये या तो लिंक क्लिक कर लें या प्ले स्टोर में जाके तरुण महाजन सर्च कर लें। जस्ट डू इट नाउ एवरीवन, कर लिया? लॉग इन ऑन व्हाट्सएप ऐसा आ रहा है? आप एंड्रॉइड फोन है ना, तो सिंपली प्ले स्टोर में तरुण महाजन सर्च कर लो तो मिल जाएगा। डाउनलोड कर लिया? उसके बाद में अगर वो एंड्रॉइड पे तो कोई कोड मांगे तो उसको इग्नोर कर देना, बैच कोड। लेकिन iOS पे अगर बैच कोड मांगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये WUGXE करके एक कोड लिखा है, iOS पे वो लगेगा। ये ऐप मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको नोट्स आज अभी इसी वक्त से मिल जाएंगे एफएम के, यहाँ पर एफएम के मिल जाएंगे, कंपनी लॉ के मिल जाएंगे, दोनों के नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे इस ऐप के ऊपर। तो मैंने अभी टेलीग्राम पे एक वीडियो भी पोस्ट करा है कि इस ऐप को चलाना कैसा है। ऐप कितने बच्चों ने कर लिया इंस्टॉल, जरा हाथ उठाना। ओके, वेरी नाइस। तो जरा ऐप ओपन कर लो, मैं आपको गाइड कर देता हूं उसमें कैसे चलना है। अच्छा, ये कुछ यूजर, मैं खुद ही अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ। लॉग इन विथ व्हाट्सएप, लॉग इन विथ, तो लॉग इन विथ व्हाट्सएप कर लो। उसमें लॉग इन में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, लॉग इन विथ व्हाट्सएप? अच्छा, सेंड अ मैसेज टू साइन इन, अप्रूव आएगा, कुछ अप्रूव बटन आएगा व्हाट्सएप पे आपको। लॉग इन विथ व्हाट्सएप कर लो आप। मेरे तो रिक्वेस्ट, ये आप यूज अदर मेथड करके और एसएमएस से भी कर सकते हो। यूज अदर मेथड कर लो लॉगिन के लिए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर फीड कर दो तो एक एसएमएस आ जाएगा आपको, और ओटीपी आ जाएगा एक 4 डिजिट। लॉगिन हो पा रहे हैं आप? ओके, तो अगर आप लॉगिन हो गए तो यहां देखो बॉटम में, एट द बॉटम आपको सेंटर में स्टोर लिखा हुआ दिखेगा। बॉटम में सेंटर में स्टोर लिखा है, स्टोर को टच करो। अब स्टोर को टच करोगे तो यहां आपको कई सारी चीजें, सीए इंटर एफएम कहीं मिल रहा है स्क्रॉल करके, स्टोर पर टच करने के बाद सीए इंटर एफएम कहीं दिखता है ना? अब ये सीए इंटर एफएम पे 11,000 रुपए लिखे हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पेटीएम से कट जाएंगे। डोंट वरी यार, वो ऐसे ही लिखे हुए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस सीए इंटर एफएम को टच कर दो, वो फालतू में लिखी प्राइस, उसका कोई मीनिंग नहीं है सच। फिर उसके बाद आपको दो टैब एट द टॉप मिलेंगे, एक ओवरव्यू और एक कंटेंट। मिला गया? तो कंटेंट पे टच करो। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लूंगा, शायद इसमें कुछ अभी लोडेड नहीं होगा, तो मैं आप लोगों की एक बैच बना के और आई विल मेक अवेलेबल ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। कंटेंट, हाँ कंटेंट खुलेगा अभी। कंटेंट जब खुल जाए ना तो वहां पर कुछ फोल्डर्स मिलेंगे आपको, ऐसा लिखा मिलेगा 105 स्टडी मटेरियल, है ना? उसमें एक फोल्डर मिलेगा नोट्स, फिर नोट्स में दो पीडीएफ फाइल मिलेगी, एक हिंदी इंग्लिश वाली है वो छोड़ दो, एक सीए इंटर एफएम नोट्स मई 25 मिलेगा। मई 25 सितंबर 25 के सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो लोग अभी नहीं कर पाए, घर पे इत्मीनान से सारी लिंक विंक आपके पास से बैठ करके ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करके यहाँ आओगे तो आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। चलो, तो आप बताओ कि दुनिया भर में कल और आज के बीच में कुछ बड़ा इवेंट हुआ क्या? क्या बड़ा इवेंट हो गया? यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के रिजल्ट आ गए। कौन जीत गया? डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका एलन मस्क ने जबरदस्त तरीके से प्रचार करा था। अपने यहाँ तो मुकेश अंबानी जी, मोदी जी का प्रचार करते नहीं है, हालांकि पीछे वही होते हैं, बट वहां पर ये सब चलता है।
और उसके बाद ये हुआ कि अमेरिकन शेयर मार्केट हुआ कल अप। आप एक काम करो, आपका गूगल सर्च बार खोलो और उसमें टाइप करो S&P, एंड वो वाला ऐसा S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P 500 इंडेक्स, S&P 500 इंडेक्स टाइप करो तो ऐसा एक, यहां तो दिखेगा ही नहीं इस पे, तो ऑनलाइन वालों को तो ऐसा एक ग्राफ खुला हुआ दिखेगा आपको। S&P 500 इंडेक्स दिख रहा है, वो कितना अप है, वो 2.53% अप, कैन यू सी दैट? फिर एक न्यूज मैंने अभी पोस्ट करी है कि डॉलर मजबूत हो गया और रुपया गिर गया, एशिया की सारी करेंसीज के भाव नीचे, डॉलर के भाव ऊपर, अमेरिकन शेयर मार्केट ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये माना जाता है कि वो ऐसे गरीब 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 नहीं करते, रादर देन वो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन की बात करना पसंद करते हैं। कमला हैरिस का कार्ड क्या था कि मैं आई एम विद ब्लैक्स, आई एम विद द पुअर पीपल, आई एम विद द इमिग्रेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स को निकाल के बाहर फेंक दो, ब्लैक्स आई डोंट लाइक, व्हाट आई वांट इज बिजनेस। वो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं और उनके आने से सारी बिजनेस कम्युनिटी जबरदस्त खुश है। एक बात बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो इससे शेयर का भाव कैसे बढ़ गया? वही अमेरिका की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को मत देखो, आप अपने आप को अमेरिकन अज्यूम करो और सोचो कि आपके देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गया तो इससे इससे टेस्ला के शेयर के भाव कैसे बढ़ गए? उनके फेवर में पॉलिसीज बनेगी, बिल्कुल सही बात। तो फेवर में पॉलिसी बनने से क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी क्या कंपनी की? क्या लगता है, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा? और अगर किसी कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ने वाला हो तो वो कंपनी आपकी नजरों में बेटर हो जाएगी या वर्स हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो क्या आप उसका शेयर खरीदना चाहोगे? कि बहुत सारे लोग एक साथ शेयर खरीदने आएंगे तो डिमांड बढ़ने से प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। यही तो बस हमको पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो हर एक इवेंट का अल्टीमेटली इफेक्ट कंपनी के शेयर की प्राइस पर और आपकी वेल्थ पर आता है। दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। कॉपी लाए हो आप? नहीं लाया तो दूसरी कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर एफएम। हाँ, ये सरप्राइजिंगली इंडियन मार्केट डाउन है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्शन के रिजल्ट के रुझान कल आना चालू हो गए थे, तो कल ही अपना मार्केट रिएक्ट करके बढ़ चुका है, यस्टरडे। क्योंकि बाय द टाइम रिजल्ट आया उनके वहां तो रात हो रही थी, पर अपने यहाँ पे दिन था और उसके ट्रेंड आना शुरू हो गए थे, तो उस रिएक्शन में बाजार पहले ही बढ़ा हुआ था। लिखो, हम पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लिख लो आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन इसकी एक लिखो आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस पहले एक बहुत ही लेमन टाइप की डेफिनेशन लिखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मनी। जो भी चीज आपके पास हो ना, उसका आपको क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। टाइम है आपके पास तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। रेनफॉल होता है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम क्या करते हैं, उसका मैनेजमेंट। फैक्ट्री अगर आप चला रहे हैं तो प्रोडक्शन का क्या करते हैं, मैनेजमेंट। माल बेच रहे हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। 500 लोगों को नौकरी दे रखी है आपने तो ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या करते हैं, मैनेजमेंट। किसी भी चीज का मैनेजमेंट करने से उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। तो एफएम में हम किस चीज का मैनेजमेंट करने वाले हैं, मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ मनी। और एक डेफिनेशन लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब कलेक्शन। प्रोक्योरमेंट डिफिकल्ट लग रहा हो तो मतलब क्या है उसका? कलेक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्रोक्योरमेंट यानी कि कलेक्शन ऑफ फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो कल को आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बन गए तो आपको दो काम करना है। पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स यानी अपनी कंपनी के लिए पैसा लेकर के आओ, और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करो, उस पैसे को सही ढंग से खर्च करो। एफएम की डेफिनेशन क्या है? पैसा लाओ और पैसा लगाओ। पैसा लाना और पैसा लगाना, इस काम को ढंग से करना ही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा लोगों को लगता है कि यार एफएम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लगेगा यार बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बड़ी भारी उनके काम में आता होगा। नहीं नहीं, जो इंडियन कंपनीज है उनको भी एफएम काम में आता है, भारत सरकार को भी एफएम काम में आता है। जो छोटी कंपनीज प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है उनको भी एफएम के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल, एक सैलरीड एम्प्लॉय, छोटे से छोटे इंसान को भी एफएम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पूरे जीवन में दो काम जरूर करता है, चाहे कुछ और करे ना करे, पैसा लाता है, कमाता है और पैसा खर्च करता है। आप भी फिलहाल क्या कर रहे हो? सिर्फ पैसा खर्च कर रहे हो। प्रोक्योरमेंट के नाम पे आपके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति और वो है पापा। उनसे फंड प्रोक्योर करो और फिर तरह तरह से उस पैसे को खर्च कर दो। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, फिर आपका प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन दोनों चालू हो जाएगा। एफएम सब्जेक्ट का स्कोप बहुत वाइड है, एक छोटे से इंडिविजुअल से लेकर के एक मल्टीनेशनल $1 बिलियन कंपनी तक के लिए सब में एफएम के कॉन्सेप्ट काम में आते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और एफएम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी एफएम आपको काम में आएगा, क्योंकि पैसा तो आप तब भी कमाएंगे और पैसा तो आप तब भी खर्च करेंगे। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, प्रधानमंत्री है, सबके काम में आता है एफएम। पैसा लाओ और पैसा लगाओ और इस काम को ढंग से मैनेज करो, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लिखो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सबका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। चलो देखें आपको पता है कि नहीं। अकाउंटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? क्या हासिल करना चाहते हो? हाँ हाँ, कम ऑन। टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, और वो तो प्रोसेस है। व्हाट इज अकाउंटिंग? ये तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, बट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। वो किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। एंड टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो किससे पता चलती है? प्रॉफिट एंड लॉस। तुम अकाउंट्स में एड़ी चोटी का जोर लगा लो पर बैलेंस शीट ही बनाओगे ना आखिर में, और क्या करोगे? चाहे जो पढ़ लो, जमाने भर की बातें, अकाउंट्स कहां जाके खत्म हो जाएगा? बैलेंस शीट, फुल स्टॉप। एफएम उसके बाद शुरू होता है। अभी हो सकता है मुझे आपकी क्लास बीच में छोड़ के जाना पड़े, एक क्लाइंट ने बोला था कि फोन करेंगे, वो जैसे ही मुझे बोलेंगे सर वैल्यूएशन कराना है, मैं बोलूंगा सबसे पहले बैलेंस शीट दे। यूके का क्लाइंट है, यूनाइटेड किंगडम का, वो इमिग्रेशन का बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं, बिजनेस बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचें उसके लिए वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप बताओ कि हमारे बिजनेस की वर्थ कितनी, बाजार में जाके हम क्या भाव बोले इसका। तो अभी अगर फोन आएगा तो मेरा सबसे पहला उनसे सवाल यही होगा कि आप मेरे को बैलेंस शीट दे दो, तो पहले मैं देखूं कि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, उसके बाद मैं बाकी बातें करना शुरू करूं। जहां अकाउंट्स खत्म होता है ना, वहां पर से एफएम शुरू हो जाता है। तो अकाउंट्स का अल्टीमेट टारगेट क्या है? बैलेंस शीट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट शीट। कंट्रोल कॉस्ट, आपको एक टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
अभी तो ऑब्वियसली बहुत दूर है, पढ़ना शुरू ही करा आपने। एंड टू रिड्यूस कॉस्ट, वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में होता ही नहीं है, वो फाइनल के सिलेबस में होता था कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए। तो हर सब्जेक्ट का अपना क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आखिर आप चाहते क्या हो। तो ऐसे ही एफएम का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप लिखें देयर आर टू पॉपुलर थ्योरीज। There are two popular theories. Number one is profit maximization. Profit maximization theory. And number two is wealth maximization theory. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। तो पहले आप लिखो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी क्या कहती है। आप लिखें एज पर दिस थ्योरी a finance manager as per this theory, a finance manager should take every decision in such a manner which maximizes profit. एफएम पूरा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और बात खत्म। एट द एंड आप क्या करते हो, एक डिसीजन देते हो कि हाँ ये बिजनेस मुझे शुरू करना चाहिए, हाँ मुझे ऑटोमेटिक मशीन नहीं सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी चाहिए, बिल्डिंग किराए पे नहीं लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल प्रोक्योर इंपोर्ट करना चाहिए रादर देन की डोमेस्टिक खरीद लेना चाहिए। एट द एंड आकर के आप क्या करते हो, इसमें हमेशा एक डिसीजन लेते हो। तो लकीली कल ही आफ्टरनून में एक एनपी एल्यूमनाई से एक पुराने स्टूडेंट से बात हो रही थी फोन पे। तो बोलते हैं कि मैं जो रिलायंस का जो पेट्रोल पंप होते हैं, देखे आपने कभी रिलायंस के, मैं कंपनी का नाम भूल गया, जो भी रिलायंस की कंपनी है, बोलते हैं मैं उस कंपनी का सीएफओ हूं। मतलब कल सीएफओ वर्ड सुना आपने, कुछ बच्चों ने लॉ पढ़ा है तो सीएफओ सुना होगा ना, क्या होता है सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मतलब कंपनी में फाइनेंस का सबसे बड़ा आदमी। जितने दुनिया भर के देश भर के सीएफओ बने बैठे हैं उनमें आधे से ज्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो आपके लिए भी फ्यूचर में ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज तो आप यहां बैठे हो लेकिन कल को आप किसी कंपनी के सीएफओ बन के बैठे होंगे और वो बंदा बैठ करके सारे डिसीजन ले रहा है। मैंने पूछा आप क्या करते हो, बोलता है मैं FP&A करता हूं। मैंने बोला ये क्या होता है, उसने बोला ये है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो जब भी कोई नया फ्यूल पंप ओपन करना होता है तो हम यहां बैठ करके एनालिसिस करते हैं कि उस एरिया में कितना फ्यूल सेल होता है, हम कितना मार्केट शेयर ले पाएंगे, यहां पंप ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वंस आई टेक द डिसीजन देन कंपनी इंप्लीमेंट्स इट। मतलब कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन समझो आपके हाथ में होंगे। कंपनी को कुछ भी काम करना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकर के आपको पूछेगा कि भाई साहब
जरा आप एनालिसिस करके बताओ कि स्ट्रेटेजिकली हमको ये धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बाद फिर वो काम होगा। तो समझो आपको उसके लिए कितना नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, ये सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ना चाहिए, सिर्फ एग्जाम पास करने के एंगल से नहीं। तो डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट पूरा अकाउंट्स हिस्ट्री को देखता है। चलो अकाउंट्स के बारे में एक बात आपसे करें। मेरी कंपनी प्लान कर रही है कि 3 साल बाद एक कार खरीदेगी 25 लाख रुपए की। बताओ क्या जर्नल एंट्री पास करूं आज? बोलो बोलो। आज कोई जर्नल एंट्री पास होगी ही नहीं। मेरी कंपनी ने आज सुबह एक कार खरीद के 25 लाख का बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया। कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उससे लेजर बनाते हैं, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर साल के एंड में जाके उससे बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, उसको अप्रूव कराते हैं, और तब जाकर के अकाउंटिंग की प्रोसेस खत्म होती है। अकाउंटिंग के बारे में बोला जाता है इट इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। जब कोई मर जाए उसके बाद उसका पेट फाड़ करके ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर ये मरा कैसे। P&L में हम देखें हे राम लॉस हो गया, कैसे हो गया? अब देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमको लॉस हो गया। प्रॉफिट हो गया तो अरे वाह हमने बहुत अच्छा काम करा, क्या करा था ऐसा कि प्रॉफिट हो गया, आगे भी वैसा ही करेंगे। काम हो जाने के बाद जो एनालिसिस हो रहा है पोस्टमार्टम, वो काम किसका है? अकाउंट्स का। वो काम शुरू होने के पहले जो एनालिसिस होता है वो काम किसका है? FM का। जब आप एज ए CFO बोलोगे कि हाँ एक नया फ्यूल पंप इस लोकेशन पे हमको खोलना चाहिए, उस पहले पूरा एनालिसिस कर लोगे, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बाद फिर उनकी कॉस्टिंग होगी, उसके बाद फिर उनकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। और प्रॉफिट थ्योरी क्या बोलती है? एज ए फाइनेंस मैनेजर आपको हर डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज। धंधा करने बैठे हो, प्रॉफिट कमाने बैठे हो, तो डिसीजन ऐसे ही लेना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट बढ़े। लेकिन लिखो आगे, बट दिस थ्योरी is criticized on following grounds. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ये तो हम लोगों का फेवरेट काम है। कोई भी दो लोग मिल जाएं तो मिलके तीसरे को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज। तो इसलिए जब दोस्त इकट्ठे हो रहे हो तो वहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो टारगेट आप ही होंगे। आओ ये हम सबसे फेवरेट वाला काम करते हैं। दूसरों की बुराई करने में जो मजा है ना जीवन में, उतना मजा फाउंडेशन के एग्जाम पास होने में भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, तो एक ही बार पास होते हो फाउंडेशन, तो बुराई आप रोज कर सकते हो तरह तरह से सबकी। स्कूल में करी होगी ना टीचर्स की तुमने बिचिंग, मिल मिल करके पीठ पीछे। नहीं, अभी मेरी बिचिंग करने के लिए तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो मुझे जानते ही नहीं हो। धीरे धीरे जानोगे, एक आध महीने के बाद फिर मेरी भी करना। बट आओ चलो करते, डोंट वरी, हम लोग भी करते हैं आपकी। अभी हम फैकल्टी रूम में मिलते हैं, फिर हम बात करते हैं कि हाँ ये बैच तो अच्छी है, हे राम ये क्या बैच गली पड़ी है, बिल्कुल ही सब गधे हैं एक नंबर के, ऐसे बोल के। तो आप भी कर लेना, हम भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को लोगों ने जम करके आलोचना करी। सबसे पहले तो इसने बोला इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड प्रॉफिट। FM का ऑब्जेक्टिव होल एंड सोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और तुमको यही नहीं मालूम है कि प्रॉफिट क्या, तो फिर मैक्सिमाइज क्या करोगे? सर प्रॉफिट तो सबको पता होता है, उसमें डिफाइन क्या करना? अरे भाई प्रॉफिट बहुत तरह का होता है। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है। होते हैं ऐसे तीन अलग अलग, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। एक अकाउंटेंट का प्रॉफिट होता है और एक इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा है कि जब परफेक्ट कंपटीशन होती है तो जीरो प्रॉफिट होता है, पढ़ा है ना? एक बार को दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि यार जीरो प्रॉफिट होता तो कोई धंधा करेगा ही क्यों?
बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में जीरो प्रॉफिट होता है ना, तो कोई धंधा क्यों करेगा फिर? नॉर्मल प्रॉफिट तो होगा। इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट तब मानता है जब सरप्लस प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट को तो वो प्रॉफिट मान ही नहीं रहा है। तो इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट अलग है, अकाउंटेंट का प्रॉफिट अलग है। क्या बात समझे? लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अलग है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अलग है। आज सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड मैंने जैसे ही देखा तो फ्रंट पेज पे फुल पेज का ऐड था स्विगी का। कुछ हो रहा है क्या स्विगी में? कोई एक्शन है? आईपीओ, स्विगी का आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है। जोमेटो का ऑलरेडी आ चुका है और स्विगी का अब आ रहा है। अरे सर, स्विगी मतलब ह्यूज लॉसेस बना रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि इस साल हमने 2000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया और 1000 करोड़ का तो लॉस ही कर दिया। ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में तो शॉर्ट टर्म में लॉस करके ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते हैं लोग। शुरू में सब फ्री कर देते हैं, ये फ्री वो फ्री, डिस्काउंट ऑफर कूपन अपनी जेब से सब। अरे एक बार मुझे एक होटल की बुकिंग करनी थी तो मैंने होटल में डायरेक्ट फोन लगाया तो बोले यार टैरिफ जो है वो 5000 रुपए। मैंने ऑनलाइन चेक करा तो अगोड़ा पे 3000 रुपए। मैंने बोला अगोड़ा पे तो 3000 है और तुम 5000, तो मतलब तुम 5 में दे रहे हो तो अगोड़ा का तो 7000 में देना चाहिए अपना कमीशन वगैरह जोड़ करके 6000 में कम से कम। बोले सर वो उनकी स्कीम वो जाने, हमारा तो यही प्राइस है, हम उनसे यही चार्ज करते हैं। नाउ हाउ दे आर सेलिंग इट 3000, दे बेटर नो इट। वो अपनी जेब से पैसा भर देते हैं कि कम से कम आप वहां देख करके एक बार अगोड़ा पे आ जाओगे, कोई भी मेक माई ट्रिप पे आ जाओगे, ईज माई ट्रिप पे आ जाओगे, तो वहां आपने एक बार अपना लॉगिन करके कुछ बना लिया तो बार बार एक बार सस्ता दे देंगे, 2 बार सस्ता दे देंगे, तीसरी बार एट पार दे देंगे और चौथी बार से आपको ठगना शुरू कर देंगे। फिर शुरू में लॉस उठाओ तो जाके बाद में प्रॉफिट आता है। बड़ा बड़ा 5-7 साल तक लॉस बनाओ, सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर डालो। जियो ने यही तो करा था। जब जियो आया था 2 साल तो एब्सोल्युटली फ्री, टोटल फ्री। 10-15 टेलीकॉम कंपनी थी, सब बर्बाद हो गई। 3 बची, एयरटेल, 4 बची थी, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। वोडाफोन आइडिया की ऐसी हालत खराब हो गई कि उनको मर्जर करना पड़ा। मर्जर के बाद भी वो अब मरू तब मरू हो रहे हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट उनको पैकेज दे दे करके जिंदा रखी हुई है कि अरे भाई देश में कंपटीशन तो होनी चाहिए कम से कम। प्रैक्टिकली 2 ही कंपनियां बची आज की तारीख में, एयरटेल और जियो। जियो ने कैसे कराई है? पेनिटेशन प्राइसिंग बोलते हैं इसको। आपने सस्ता दिया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन उठाया उन्होंने बाजार से। 1.5 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूं, 1.5 लाख के बाद करोड़ बोला। जैसा 1 करोड़ होता है ना, ऐसे 2 करोड़ होता है, ऐसे 1000 करोड़ होता है, ऐसे क्या होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए। कोविड के पहले पहले की बात है। और टावर तान दिए पूरे देश भर में और बोले लगाओ फोन फ्री, और सबको बर्बाद कर दिया। और कोविड के ठीक पहले उन्होंने फेसबुक से, गूगल से, सबसे जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट लिया, 10% इक्विटी बेच दी 1.5 लाख करोड़ में। जियो का भी पब्लिक इशू आने वाला है कुछ टाइम में। और वो 1.5 लाख करोड़ की इक्विटी रेस कर ली कि देखो हमारे पास तो करोड़ों क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक को बोला इनका डेटा तुमको मिल जाएगा, मजे करना। उसके बाद गूगल को बोला तुम भी आ जाओ, डेटा ही डेटा है भाई साहब, डेटा की गंगा बह रही है यहाँ पे। ये सारे फोन यूजर्स को अपन मिल के और डेटा शेयर करके इनकी हैबिट्स जानेंगे और इनको माल बेचेंगे बाद में अपना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और पूरे डेट रीपे कर दिए और कोविड के पहले वो जीरो डेट कंपनी बन गई। शॉर्ट टर्म में लॉस करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाया जाता है। ये बता ही नहीं रहा है थ्योरी की शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात कर रहा है सॉरी अब इंदौर में रहो तो ऐसा हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट की बात कर रहा है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स के प्रॉफिट की बात कर रहा है कि अकाउंटेंट के प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है कि नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहा है, पता ही नहीं है। जब इस थ्योरी को यही नहीं पता है कि प्रॉफिट क्या है तो ऐसी की तैसी थ्योरी की प्रॉफिट मैक्सिमाइज हम नहीं कर सकते। फिर तो हाँ सर माना ये बेकार थ्योरी, दूसरी पढ़ा दो। फिर नहीं नहीं अभी तो थोड़ी बुराई और करेंगे। आओ चलो पॉइंट नंबर 2। ऐसे कैसे, मतलब छोड़ थोड़ी देंगे। इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। कुछ बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं जो अल्टीमेटली ऑफलाइन आने वाले हैं, तो कल से आ जाओ यहां आमने सामने, मैं आपको देख पाऊंगा कम से कम। इतने खूबसूरत चेहरे मुझे दिख भी नहीं रहे। आ जाओ भाई मंडे से। हाँ ठीक है, आ ही जाना फिर। हाँ 11 नवंबर से मंडे से। ये सब क्या मंडे मंडे क्या चल रहा है क्या?
दिवाली मोड ऑन है क्या इन बच्चों का? ठीक है, ओके, एज यू विश, पर आ जाओ। और कोई अगर ऐसे एज पे है कि यार मैं ऑनलाइन करूं कि ऑफलाइन, तो बिलीव मी ऑफलाइन का मजा अलग है। आज आप गाना गाओ। अच्छा, वंश कह रहा है। अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि नाच बसंती? तो फिर ऐसे में दूसरे बोलते था बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, गाना वाना आज नहीं यार, आप आओगे वंश, यहाँ आ जाओगे फिर मैं गाऊंगा, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन की दुविधा अगर आपको है ना, तो आ जाओ भाई, ऑफलाइन यहाँ का मजा अलग है यार। तुम वहां तुम में से आई एम श्योर 90% लोग तो आड़े ही पड़े होंगे अपने बिस्तर के ऊपर या कुर्सी पे आधे सोए हुए होंगे। सीधे तो कमर होगी नहीं तुम्हारी। इधर आओ, अच्छी पढ़ाई होगी। ओके, इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। मैं आपको दो ऑफर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। और डिसीजन, एफएम डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है भाइयों, तो आपको एक डिसीजन लेना है। ये जो टेबल के ऊपर आपकी कॉपी पड़ी है ना, ऑफर ये है कि आप इसके ऊपर चढ़ जाओ और कूदो जमीन पे। मैं आपको 100 रुपए दूंगा, वर्सेस आप 6th फ्लोर पे जाओ, वहां से नीचे कूद जाओ, मैं 150 रुपए दूंगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी भाई साहब, डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट बढ़ जाए। बोलो, 100 कमाओगे कि 150? 150 समझते तो हो ना, हिंदी थोड़ी बहुत आती कि नहीं आती है? क्या होता है 150 इंग्लिश में? अरे गजब हो गया यार, आती तुमको तो, हद हो गई ये तो, मतलब। तो कितने लोग 150 कमाना चाह रहे हैं? रेज योर हैंड। एक भी नहीं। ऑनलाइन वाले हाथ उठाओ। प्रफुल्ल बोल रहा टेबल से 2 बार कूदूंगा। यार वो ऑफर ही नहीं था। तूने कॉन्ट्रेक्ट पढ़ा है ना, जो ऑफर नहीं हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये तो काउंटर ऑफर हो गया। ओके, इसको तो बोलो कि शादी में दहेज मिलेगा तो 2 बार शादी कर लेगी। चलो तो कोई भी नहीं कमा रहा। कितने लोग 100 कमाना चाहेंगे रादर देन 150? रेज योर हैंड। क्यों क्यों भाई 150 क्यों नहीं कमाना चाहते? रिस्क ज्यादा है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वहां तो हम बचेंगे ही नहीं, हमारे नॉमिनी को पैसे देने पड़ेंगे। हम तो शायद बचेंगे भी नहीं उसके बाद में, और बच गए तो इलाज पे पैसा ज्यादा लग जाएगा। दूसरा, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। आप कितना घिस रहे हो ना ऐसा सुबह से शाम तक। अभी इंटर में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, 5-5 6-6 बजे तक क्लास चलेगी, फिर घर जाके भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब करके क्या बन जाओगे? सीए। क्या नौकरी लग जाएगी शुरुआत में 10-12 लाख रुपए साल की। मैं आपको एक बढ़िया ऑफर देता हूं। मैं एक बंदे को जानता हूं, वो आपको हर महीने 2 लाख रुपए देगा। नहीं, कम बोल दिया, 5 लाख। हर महीने कितने देगा? 5 लाख। और करना कुछ नहीं है, महीने में 4 ट्रिप लगानी है विदेश की। उसमें वो आपको बिजनेस क्लास की टिकट करा के देगा, 5 स्टार होटल में रुकने को देगा। बस एक पैकेट लेके जाना है, आते टाइम एक लेके आना है। 5 लाख रुपए महीना है भाई साहब, बिजनेस क्लास का ट्रेवल है। बोलो, सीए बन के 12 लाख कमाओगे कि इसे बैठे बैठाए 60 लाख कमाओगे? क्या 60 लाख ज्यादा नहीं होते क्या यार? इसी मजे की जिंदगी है यार। रिस्क है ना, रिस्क। वो जिसने बोला था ना रिस्क है तो इश्क है, वो जेल में मरा। किसने बोला था? अरशद मेहता ने। पता नहीं प्रैक्टिकली बोला था कि नहीं, पर वो सीरीज में तो बोला था। रिस्क है तो इश्क है, तो वो रिस्क में नहीं पड़ गया भाई वो अपना। रिस्क को ध्यान रखना पड़ता है यार। रिस्क को ध्यान रखे बिना डिसीजन ले लोगे ना तो सब गलत हो जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी प्रॉफिट तो बोल रही है, पर रिस्क को कंसिडर नहीं कर रही है, इसलिए दिस इज नॉट अ गुड थ्योरी। अक्सर ये आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रिस्की बिजनेसेस को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जिसमें हो सकता है पूरा बिजनेस ही आपका डूब जाए, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में आज की तारीख में लोग रिस्क लेना कम पसंद करते हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी ज्यादा ऑलरेडी रिस्क हो गई। कितनी वॉर्स चल रही है आप देख रहे हो ना। रशिया यूक्रेन अब खत्म होएगा वैसे, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को पैसा देंगे नहीं। इसराइल अलग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर गृह युद्ध छिड़े हुए हैं, इंटरनल वॉर्स चल रही है। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। इतनी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में भी रिस्क बढ़ चुकी है। ऐसे में आप और रिस्क की बिजनेस कर लें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रिस्क, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा हूं रिस्क मत लो। मैं बोल रहा हूं रिस्क को भी ध्यान रखो डिसीजन लेते समय। यहां से नीचे कूदो, 100 रुपए
10 फीट की हाइट से नीचे कूदो, 5,000 रुपए। 10 फीट मतलब ये छत जितनी हाइट। कितने लोग तैयार हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड। हाँ, मुझे मालूम था लड़के तो सब हाथ उठा ही देंगे, लड़कियां भी उठाएंगी कुछ तो। ओके। हाँ सर, कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से कूदेंगे तो ऐसे 10 फीट तो मैनेज हो जाएगा। और 5,000 मिल रहे हैं। आप बोलो कितनी बार कूदना है? मैं 10 बार कूदूंगा, 50,000 आज घर लेके जाऊंगा। और सबको सलाह दूंगा नाटा अकेडमी ज्वाइन करो, वहां अच्छे ऑफर मिलते हैं। तो भाई साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूं रिस्क मत लो, मैं बोल रहा हूं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में रिस्क को भी कंसिडर करो, और रिस्क रिटर्न का बैलेंस जहां अच्छा बनता हो वो वाले चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखो, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये थ्योरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान नहीं देती है। अच्छा, वो क्या होती है बताता हूं। दो ऑफर है आपको। डिसीजन मेकिंग है भाई एफएम पूरा, बार बार डिसीजन ही लेना है आपको। 5,000 रुपए आज ले लो मुझसे, या फिर मैं आपको 6,000 रुपए दूंगा 10 साल बाद। 6,000 ज्यादा होते हैं, पर 10 साल बाद के 6,000 की आज कोई खास कीमत नहीं है। या आज 5,000 मिल गए, मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो शायद 1 लाख बन जाए वो। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान ही नहीं रखते हो। ध्यान दो, इस साल पिछले 6 साल का तुम्हारा रिजर्व्स एंड सरप्लस चला रहा था बैलेंस शीट में, इस साल का प्रॉफिट ले जाके उसमें एज इट इज जोड़ देते हो। अरे वो पुराना प्रॉफिट है, उसकी अलग कीमत थी, ये नया प्रॉफिट है, इसकी अलग कीमत है, अगले साल प्रॉफिट होगा, उसकी टाइम वैल्यू अलग है। तुम तो एक ही रिजर्व्स एंड सरप्लस में 20 साल पहले भी उसी में प्रॉफिट डाल रहे थे, अभी भी उसके अंदर डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते रहो। बैलेंस शीट में तुमने 20 साल पहले एक लैंड खरीदी थी, वो पड़ी हुई है। कितनी सस्ती जमीन थी 20 साल पहले, तो अब तो बहुत महंगी हो गई है। वर्सेस आज एक कंपनी बनी है, उसने आज जमीन खरीदी, तुम दोनों का आरओआई, तुमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा होगा ना? नहीं था? फाउंडेशन में था क्या? 12th में था। 12th में तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा कुछ धुंधला सा याद है क्या? अरे 100 आउट ऑफ 100 है बहुत सारे यहाँ पे यार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड याद है? ऊपर प्रॉफिट और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे तुम्हारी जमीन सस्ती खरीदी, तुम्हारी कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या दिखेगी? कम। तो सस्ती जमीन के ऊपर प्रॉफिट का रेशियो क्या दिखेगा? ज्यादा। तो पुरानी कंपनी को बोलेंगे बस शाबाश क्या काम कर रहे हो, नई कंपनी को बोलेंगे अरे तुम तो अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अरे भाई ये कंपैरेबल ही नहीं है, उनके सस्ता खरीदा हुआ पड़ा है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आज ज्यादा दिखेगी, हम महंगा खरीद रहे हैं, उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल के ऊपर कम दिखेगी। ये पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ा जाती है इस चक्कर में, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया जाता है, और प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग से ही निकल के आता है। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो अच्छी थ्योरी नहीं है, एफएम का ऑब्जेक्टिव उसको तो नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट आप लिखें, इट डज नॉट, सॉरी, इट इज नॉट suitable to not for profit organizations. It is not suitable to not for profit organizations. अरे एफएम मतलब पैसा लाओ और पैसा लगाओ, हर किसी को ये यूज करना पड़ता है। क्या लगता है आईसीएआई में पैसा आता और जाता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? करोड़ों, अपना आईसीआई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। देश भर के हर बड़े शहर में आईसीआई की बिल्डिंग है, हजारों करोड़ के ऊपर आईसीआई बैठा है, और हर साल हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आते हैं। मैं देता हूं, मतलब मैं पूरे नहीं देता हूं, पर मैं मेंबरशिप फीस देता हूं, मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फीस देता हूं, आप एडमिशन फीस देते हो एक बार, एग्जाम फीस बार बार नहीं, मतलब वो सॉरी वो भी एक बार, तो आप भी पैसे देते हो, मैं भी देता हूं। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आते हैं और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च हो जाते हैं।
और तो मतलब आईसीआई को भी एफएम तो यूज करना पड़ेगा, उनको भी फाइनेंस मैनेजर तो रखना पड़ेगा, सीएफओ तो होगा उनके पास भी। और हमने तो बोल दिया एफएम का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो आईसीआई को डिसीजन ऐसा लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट बढ़े। आने वाला इंटरमीडिएट का पेपर वो ऐसा बनाए, इतना टफ बनाए, इतना टफ बनाए कि बच्चे पास ही ना हो और बार बार एग्जाम फीस भरते रहे, हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइज। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो ऐसा करते भी नहीं है, राइट? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो उनके ऊपर सूट करता ही नहीं है। आईसीआई तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, आईसीआई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करता है किसी को। आईसीआई का मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। वो आईसीआई का लोगो देखा है, एक वल्चर बैठा उसमें गरुड़, उसके नीचे ऐसा लिखा है यूं हाफ राउंड में, ये यीशु सुप्तेशु जागृति, ये सोए हुए को जगाता है। हाँ सर, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। नहीं वैसे नहीं, मतलब जो ज्ञान के अंधकार में सोया है उसको ज्ञान के प्रकाश से। आईसीआई पे फिट कर दो एफएम, बर्बाद हो जाएंगे आप और मैं दोनों। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है तो भाई एफएम उन लोगों को भी यूज करना पड़ता है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, तो इसलिए आप एफएम का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रख सकते। लास्ट पॉइंट, it does not consider social responsibilities of a business. It does not consider social responsibilities of a business. सर बिजनेसमैन का तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही है। कहां से प्रॉफिट कमाएगा बिजनेसमैन? सोसाइटी से। अरे आप एक गाय पाल लो तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे दूध मिले गाय से, मैं कंज्यूम करूं, बेचूं, प्रॉफिट कमाऊं। तो सर मैं इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं कि मैं गाय को कुछ खाने को ही नहीं दूंगा, वो भी पैसे बचा लूंगा। अरे भाई गाय मर जाएगी, फिर दूध देना भी बंद कर देगी। तुम बिजनेसमैन हो, तुम कहां से प्रॉफिट कमाते हो? सोसाइटी से, समाज से, देश से, लोगों से। तो उनका भला करते चलो ताकि वो भी साथ साथ में वेल्दी होते रहें, प्रॉस्परस होते रहें और तुम उनसे और ज्यादा पैसा कमा सको। ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कल को तुम किसी कंपनी के सीएफओ बन गए, है ना, नेस्ले का सीएफओ बना दिया तुमको, नेस्ले इंडिया। नेस्ले तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट बेचता है ना, मैगी, और बहुत सारी चीजें बनाता है नेस्ले। अभी तुमको ये बोला कि भाई सेल थोड़ी कम हो रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो लोग वैसे ही मैगी को लेकर के तो लोग बहुत एडिक्टिव प्रोडक्ट है, वो तो खाते ही रहते हैं, जो छूटता नहीं है। बोले नहीं नहीं, थोड़ा एडिक्शन का लेवल और बढ़ना चाहिए कि लोग लंच और डिनर करना ही बंद कर दें और सिर्फ क्या खाएं, मैगी। तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने, आप लोगों ने साइंटिस्ट लगा लिए और उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, इसमें एमएसजी थोड़ा सा बढ़ा दो, 0.4% है उसको 0.5% कर दो, मोनो सोडियम ग्लूटामेट ऐसा कुछ है वो एमएसजी। वो चाइनीज उसमें डलता ना अजीनोमोटो, उस टाइप की चीज है वो टेस्ट में करे, उससे लत लगती, बार बार खाने की और इच्छा होती, थोड़ा वो और बढ़ा दो। बोले यार देखो उसको बढ़ाने में एक दिक्कत है कि उसका ज्यादा कंजम्पशन से ब्रोंकाइटिस होता है, एमएसजी से लंग्स की डिसीजेज हो जाती है परमानेंट, ओवर ए लॉन्ग। एकदम से नहीं कि मैगी खाई और हाफने लग गए, 10-20 साल में। थोड़ा एमएसजी बढ़ा दो, उससे अपनी सेल एकदम डबल हो जाएगी। अरे बोले यार ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लोगों के लंग्स कमजोर हो जाएंगे यार, लोग मर जाएंगे, पेट में मैदा तो जा ही रहा है। बोले टू हेल विद दैट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव, बढ़ाओ एमएसजी। करना चाहिए ना ऐसा? नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट आएगा, बट जिस दिन ये स्कैंडल खुल गया लॉन्ग टर्म में आप बर्बाद हो जाओ। फॉक्स वैगन नाम सुना है आपने? एक तो उसको फॉक्स वैगन बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं है, मेरे तो इसकी इच्छा होती है वॉक्स वैगन बोलूं मैं उसको, स्पेलिंग तो वी से चालू होती। कार्स बेचता ना फॉक्स वैगन आप, तो उनको प्रॉफिट बढ़ाना था, तो उन्होंने बोला अरे वो सब छोड़ो, अभी तुमने सुना एक प्लेन का उड़ते उड़ते दरवाजा खुल गया था, भूल गए होंगे तुम। एक फ्लाइट ने टेक ऑफ करा एयरपोर्ट से, यूएस की घटना है शायद, अब इंडिया की नहीं है,
टेक ऑफ करके थोड़ा ही उड़ी थी, गेट खुल गया उसका, उड़ गया। वो तो अच्छा था सबके सीट बेल्ट बंधे थे, नहीं तो वो शक आउट हो जाते सारे पैसेंजर बाहर। इमरजेंसी लैंडिंग कराई। पता पड़ा बोइंग कंपनी ने अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करा है, थोड़ा थोड़ा सा, जरा सा। क्योंकि ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करो तो खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। बोले यार थोड़ी तो सेफ्टी में, इतना क्या, बिल्कुल थोड़ा सा इत्तू सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। एक हाथ दरवाजा खुल भी गया, 10-20 लोग मर भी गए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी इतनी खतरनाक है कि ये सब लोगों की जान से खेल जाएगी उसके बाद में। तो ये तो अच्छा, शॉर्ट टर्म में कमा लोगे आप प्रॉफिट, बट जैसे आपका नाम फिर खराब होगा कि अरे ये कंपनी तो ऐसा करती है, तो लोग आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करना ही बंद कर देंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। और लोगों को नहीं भी पता चले तो भी फिर ऐसा काम तो करना नहीं चाहिए। तो इवेंचुअली इन सब बातों से क्या कंक्लूजन आया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सर फिर क्या एफएम ऑब्जेक्टिव विहीन हो गया? नहीं नहीं, है ना। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसको कल पढ़ते हैं, अपना टाइम 11:30 तक है ना। ठीक है, थैंक यू, सी यू टुमारो। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर 9893040600। 9893040600। भाई करंट आ रहा है इसमें तो जोर से। ऑलराइट, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।